हर पल एक मौत का खतरा था, पता नहीं कब कहाँ से बम चल जाएगा, कौन मार देगा। बंगला में लिखे हुए बहुत सारी चिट्ठियाँ, बहुत सारे मेल मुझे आते तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता और मैं उनको ट्रांसलेट करके पढ़ना भी नहीं चाहता। फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद तो ये सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया। धमकी आना, फतवा आया पाकिस्तान से, कराची से मुझे 1 करोड़ रुपए का इनाम है कि मतलब गर्दन काट दी जाए। लेकिन मैं इन पे कभी ध्यान नहीं देता हूँ। धमकी वाले धमकाते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। आपने केरल और कश्मीर पर बनी फिल्म तो देखी है, लेकिन अब आपको बंगाल को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा, जिसकी कहानी को दिखाने का साहस किया है डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने। और इसी के साथ लोगों पर छोड़ दिया है कि वो इस फिल्म को देखकर सामाजिकता पर सवाल करें। सनोज जी, जी, आपका दैनिक जागरण डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो आपकी फ़िल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जी। ये बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बनी फ़िल्म है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपने इसी टॉपिक को क्यों चुना फ़िल्म बनाने के लिए? एज़ अ डायरेक्टर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि आपने बैकग्राउंड में जितनी भी फ़िल्में की हैं, अगर हम देखें वो गांधीगिरी हो गई जी, या कोई भी फ़िल्म, वो अक्सर थोड़े सीरियस मुद्दे वाली ही फ़िल्में रही हैं। जी। तो एज़ अ डायरेक्टर आपका इंटरेस्ट इन फ़िल्मों में और फिर इन इस तरह के टॉपिक्स को उठाने में जी, कैसा जी, रहा? जी। करिश्मा जी, मुझे लगता है कि मैं चूँकि शुरुआत मेरी जर्नलिज़्म से हुई, तो मैं सोशल से जुड़ा रहा हूँ, लोगों से जुड़ा रहा हूँ, पब्लिक से जुड़ा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं चीज़ें इनबिल्ट हो जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करूँ तो थोड़ा-सा कुछ अलग हट के करूँ। और इसी चीज़ों को लेकर के चाहे मेरी पहले की फ़िल्में रही हों, चाहे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर फ़िल्म की मैंने, या जैसे आपने बताया गांधीगिरी, राम की जन्मभूमि, व्हाटएवर इस तरह की फ़िल्में जो भी रहीं, मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें कुछ नई चीज़ें हों, कुछ चैलेंजिंग हो, और उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आगे बढ़ते कुछ चैलेंज इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बिकॉज़ ऑफ़, जैसे आपने कहा कि बंगाल पर ही फ़िल्म बनाने के लिए आपने क्यों सोचा? तो बंगाल की जहाँ तक बात आती है, तो मुझे ये लगा कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है, जहाँ पर सरकार के खिलाफ या सरकार को आईना दिखाने वाला कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी बना दे। हिम्मत नहीं कर सकता कोई। तो मुझे लगा कि ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुझे कुछ अगर अपने सिनेमा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अगर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, तो उसमें से ये था कि मैं एक बार इन चीज़ों को फ्लैश करूँ, बाहर लेके आऊँ, लोगों के सामने लेकर आऊँ, जो वेस्ट बंगाल में होती हैं, जिस तरह से हमारे चीज़ें, हमारे बाहर से लोग आते हैं वहाँ पर, वोट बैंक की किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। हालाँकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था, छोटा नहीं था, और इसके सारे एविडेंस, साक्ष्य सब लेकर के चलने थे साथ में, क्योंकि फ़िल्म तो बन जाती है लेकिन फिर थिएटर में लगने में मुश्किल होती, और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली थी, ये पहले से मैं माइंडसेट था मैं। और चूँकि मैं पहले बांग्ला फ़िल्मों में, कई सारी फ़िल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो बंगाल के बारे में ऐसा नहीं कि मैं कोई पहली बार जाना था या समझा था, या बंगाल को मैं सिर्फ़ गूगल पे सर्च करके और किसी कॉफ़ी हाउस में बैठ के वहीं से पूरा रिसर्च पूरा किया, ऐसा नहीं था। मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, और एक छोटे-छोटे गाँव में भी मैं 2-2 3-3 दिन रहा हूँ। क्योंकि वहाँ की पूरी मुझे हिस्ट्री समझनी थी, चीज़ें समझनी थी, वहाँ के बारे में जानना था कि जो लोग यहाँ पर गाँव में बसे हैं, कितने साल पुराने हैं, इनका क्या सिस्टम है, कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये सब जानने के लिए मुझे उनके जैसा बनना पड़ता था, उन लोगों के बीच में रहना पड़ता था। तो वो जो मेरा रिसर्च था 1 साल का, वो बहुत ही चैलेंजिंग था, और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं कुछ तो करूँगा अच्छा, जो लोगों ने अभी तक मीडिया में भी नहीं दिखाया है, और ना उनके पीछे कोई न्यूज़ भी नहीं बनती है। क्योंकि वहाँ पर मीडिया भी बहुत ही ज़्यादा सेंसर्ड है। बड़े जो चैनल हैं 1-2 छोड़कर, बाकी तो वही खबरें दिखाएँगे जो सरकार चाहती है, वहाँ की जो फैक्ट है। और इधर इधर आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि कितना सारा डिस्टर्बेंस हुआ वहाँ पर, और जी। कितने हुँ। बड़े-बड़े क्राइम हुए, जिसको वहाँ की खुद सरकार, चुनी हुई सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की। वहाँ की पुलिस ने उसको दबाने की कोशिश की। ऐसे माहौल में जाकर काम करना, चैलेंज तो मुझे लगा था कि है, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज होगा कि मेरी लाइफ़ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और मैं तो उन परिस्थितियों से गुज़र कर निकला हूँ इस फ़िल्म को बनाने के दौरान और रिलीज़ तक, जहाँ पर मुझे लगता है कि कोई और व्यक्ति होता तो कई बार आत्महत्या कर लेता। उस स्टेज में लेकर मुझे कि जाना पड़ा। लोग लेके गए, सरकार लेके गई, और वहाँ की पुलिस। इस फ़िल्म को बनाने बनाते वक़्त जी। आपके सामने किस तरह की चैलेंजेस थे? मतलब परिस्थितियों के चैलेंज थे या कहानी को लेकर कोई चैलेंज था? कुछ देखिए, कहानी तो हम लोग मैंने जो लिखी है कहानी, जो मैंने बनाया, मैंने इसको लिखा भी है। तो वो जो रिसर्च था हमारा, उसको हमने एक कहानी में ढाला। बिकॉज़ ऑफ़ ये किसी एक लड़की की कहानी और बड़ा ट्रू इवेंट है, मतलब सत्य घटना पर आधारित कह सकते हैं आप इसको। और कुछ चीज़ें खाली हैं जो फ़िक्शनल भी नहीं है, लेकिन उनको हमने इनबिल्ट किया उस लड़की के साथ, जो उसकी जर्नी है। और इस फ़िल्म के ज़रिए, जैसे आपने कहा कि मतलब चैलेंजेस क्या थे? तो मुझे लगता है फ़िल्म का नाम ही बहुत बड़ा चैलेंज है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि आप देखते होंगे कि केरल स्टोरी केरल पर बनती है, लेकिन बयान होती है
बंगाल में। हुँ, कश्मीर पर बनी हुई फ़िल्म कहाँ बैन होती है? बंगाल में। जी, तो आप ये सोचिए कि अगर बंगाल पर मैं फ़िल्म बना रहा हूँ तो मेरा क्या हाल होने वाला था। दूसरी बात ये भी सोचने वाली है कि अगर केरल और कश्मीर पर बनी हुई फ़िल्में बंगाल में बैन होती हैं, तो हमारे देश के लोग और ऑडियंस ये भी जान रही होगी, समझ रही होगी कि आखिर किसको खुश करने के लिए बैन किया जाता है। किसी ख़ास वर्ग को, किसी ख़ास धर्म को खुश करने के लिए कि तुम्हारे देखो कुछ एंटी चीज़ें थी या तुम्हें आईना दिखाने वाली कोई चीज़ थी तो मैंने बैन कर दिया बिकॉज़ ऑफ मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ। ये वहाँ की सरकार इस बात को साबित करने के लिए जब केरल और कश्मीर पर फ़िल्में नहीं चलने दे रही तो हमारी फ़िल्म कैसे चल सकती थी? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा जो चैलेंज था मेरा मेरा ये था कि मैं इस फ़िल्म को बंगाल में शूट कैसे करूँगा? क्योंकि हुँ, बंगाल की कहानी है, बगैर बंगाल के तो हो नहीं सकती थी। बिल्कुल, और वो चैलेंज हम लोगों ने चूँकि बहुत बड़े अगर एक्टर हमारी फ़िल्म में होते तो शायद वो मेरे तरीके से काम नहीं करते, अपने तरीके से करते। लेकिन जो मैंने थिएटर के आर्टिस्ट लिए और मैंने जो साउथ से जो लड़की ली, और उसको मैंने पूरी तरह से ऐसा ट्रेंड किया कि हम लोग बगैर किसी डायलॉग्स को बोले हुए, क्योंकि डायलॉग्स हमारे पास पहले से फिक्स होते थे जी, और वो हमें परफ़ॉर्म करने होते थे कि किसी को सुनाई ना दे। इवन टेक्नीशियन भी जो हमारे रहते थे, वहाँ के उनको भी नहीं पता चलता था कि आखिर क्या शूट हो गया। उसमें भी एक चैलेंज ये था कि अगर आप परफ़ॉर्म करते समय अगर आपके गले से आवाज़ नहीं निकलेगी, तो आपका परफ़ॉर्मेंस भी कमज़ोर हो जाएगा, कहीं न कहीं असर पड़ेगा। बिल्कुल, इसको लेकर मैंने करीब 2 महीने तक मैंने वर्कशॉप लिया लोगों का, ताकि जो परफ़ॉर्मेंस है वो बराबर रहे और मेरे ख़्याल से जब आप लोग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये मूक और बधिर की तरह से फ़िल्म को शूट किया गया है और आपको लगेगा कि नहीं सब प्रॉपर शूट हुआ है। तो उस चैलेंज को पार करते हुए कि एक एंटी बंगाल कह सकते हैं, क्योंकि एंटी बंगाल में बंगाल मेरा कोई दुश्मन तो है नहीं, मेरे देश का हिस्सा है और मैं खुद इतना बंगाल से प्यार करता हूँ, इतना लगाव है, मुझे वहाँ के कल्चर से लगाव है और ये मेरा प्रयास था कि मैं एक कुछ ऐसा कुछ काम करूँ जैसे ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए, संदेश जाए और चैलेंज में तो फिर यही था कि हर पल एक मौत का खतरा था, पता नहीं कब कहाँ से बम चल जाएगा, कौन मार देगा, वहाँ तो यही सब है। और जंगल में मुझे शूट करना था, उस ऐसे जंगल में जहाँ पर 2 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ सब लोग पैदल जाते थे रोज़। और टाइगर, साँप, बिच्छू और बहुत से ऐसे वहाँ पे तो पेड़-पौधे भी हैं कि अगर आपको टच कर जाएँगे तो हुँ। पूरे शरीर में आपके छाले हो जाते हैं। ऐसी-ऐसी कंगना चीज़ें थी। रनौत ने जी, आपकी फ़िल्म को काफ़ी सपोर्ट किया है। हाँ जी। बट कंगना रनौत की खुद की भी फ़िल्म इमरजेंसी जी, विवादों में घिरी हुई है, जी, लेकिन एज़ एन एक्ट्रेस वो इस तरह के मुद्दों को या इस तरह की फ़िल्मों को सपोर्ट करने से कभी पीछे नहीं रही हैं। जी, कंगना के अलावा किसी और बॉलीवुड स्टार या कलाकार का आपको सपोर्ट मिला हो इस फ़िल्म के प्रति? क्या रुख रहा है जी, जी। बॉलीवुड का? हाँ, एक्चुअल में जब मेरी फैमिली और सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब थी और मैं भी बहुत खुद डिस्टर्ब था। उस बीच कंगना जी आई और उन्होंने चूँकि हम तो उनको वैसे ही झाँसी की रानी ही बोलते हैं बिकॉज़ ऑफ़ वैसी लेडी दुनिया में एक ही है वो अपने आप में। और वो अजीब शख्सियत हैं और बहुत ही उन्होंने हिम्मत का काम किया अपनी लाइफ़ में। कोई भी उनका लाइफ़ का कोई भी आप पार्ट उठा के देख लीजिए। हुँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो एक नायक है अपने आप में, अपनी ज़िंदगी का एक नायक है और उन्होंने किसी की तकलीफ़ को समझकर उसके साथ खड़े होने की हिम्मत जुटाई। और जहाँ तक रही दूसरे किसी अलग कलाकारों की बात, तो मनोज तिवारी जी भी मेरे बहुत करीबी हैं और एक और सांसद हैं हमारे दिनेश लाल जी, वो भी बहुत हैं। लेकिन सबसे करीबी थे हमारे रवि किशन जी और उनके साथ तो मेरा उतना पुराना रिलेशन रहा है जब वो सीरियल में काम करते थे, कम पैसों में, पर डे बेसिस पे काम करते थे। वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र जब मैंने उनके साथ एज़ ए डायरेक्टर 5 फ़िल्में की, तो एक समय ऐसा भी था कि जब वो उनके पास काम नहीं हुआ करता था और काम की तलाश थी उनको, तो मैं तो खुद अपनी फ़िल्में और उसके अलावा बाहर से भी मैं काम उनको दिलाता था बिकॉज़ ऑफ़ मैं उनकी तकलीफ़ को समझता था कि वो एक एक्टर हैं और उनको अपना स्टेटस और चीज़ें मेंटेन रखनी है। तो वो एक दौर था जब मुझे दोपहर में, सुबह, शाम जब देखो तब फ़ोन आके आओ, मिलो, ये सब चीज़ें चलती थी। और जब उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा पिछली बार इलेक्शन, इसके पहले वाली बार जब इलेक्शन में वो हुँ, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो लगातार 1 महीने मैं उनके घर पे रहा उनके गाँव में, इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए। अब भले ही उनका अपना कुछ खुद का डिसीज़न था, क्या किया था उन्होंने, किस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे अलग बात थी, लेकिन मैं उनके साथ था। और इस टाइम में जब मैंने मतलब कोई शायद मेरे फैमिली को किसी मदद की ज़रूरत रही होगी क्योंकि मैं था नहीं, तो कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी उनसे कि वो रिस्पॉन्स करें क्योंकि उनका नेचर मैं जानता हूँ, वो अपने तरह के मतलब निकालने वाले लोगों में से थे। तो मुझे उनसे कोई किसी से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं। मैं इस फ़िल्म को इसलिए नहीं बनाया हूँ कि मतलब लोग आके मेरी हेल्प करें और ना मैंने कभी किसी से हेल्प माँगी, माँगी भी नहीं मैंने। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब मेरे साथ दुर्घटना हुई और मैं उस स्टेज में आ गया कि मैं सोचा मैं या तो अपने आप को ख़त्म कर लूँ। तो उस स्टेज में
कंगना जी आई और उन्होंने मेरी फैमिली को सँभाला, मेंटली सपोर्ट किया और उन्होंने होम मिनिस्ट्री में बात किया और कई जगह उन्होंने ऐसी जगह में से उन्होंने मुझे मेरे फैमिली को और मुझे ताकत देने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि नहीं कोई है, दुनिया में मेरा कोई है। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी मेरा कोई है। इतनी बॉलीवुड में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन कोई भी इस मामले में आगे नहीं आया, किसी ने भी दखल नहीं दिया और कंगना जी ही ऐसी थी जो ये उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपकी ये आपकी पहली फ़िल्म थी जिस पे कंगना रनौत ने ऐसे फ्रंट फुट पे आके सपोर्ट दिखाया? हाँ, ये फर्स्ट फ़िल्म थी। मतलब इससे पहले तो ख़ैर ऐसा नहीं इंटरेक्शन रहा है शुरू हुँ, से ही। हुँ। जब वो प्रॉब्लम में थी बीच में जब उसे वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे थे, हुँ। तो भी हम लोग उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हैं। जैसा मेरा नेचर है। हाँ, तो जी। अगर अगर कोई सच बात होती है, कोई राष्ट्रवाद की बात होती है, तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और हम ही लोग ऐसे थे जो उनके समर्थक थे हमेशा और हमेशा जीवन भर रहेंगे। क्योंकि उनकी अपनी जो सोच है, वो सबसे अलग है, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है वो। इसीलिए आज अकेली हैं और वीरांगना मैं कहता हूँ उनको। तो आज हम द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी फ़िल्म देख रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में हम कभी मणिपुर में जो घटना हुई वैसी भी कोई फ़िल्म देखेंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल देखेंगे बिकॉज़ ऑफ जैसे आपने मणिपुर का ज़िक्र किया है, तो ये बहुत अच्छा सवाल भी है क्योंकि कई बार मुझसे पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि शायद जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी लोगों को या तो अंदाज़ा है या चीज़ें हैं क्योंकि जो अगला सब्जेक्ट है मेरा वो डायरी ऑफ मणिपुर है और उस पर मेरा करीब 20% के आस-पास काम हो चुका है। अब ये थोड़ा फ़िल्म की रिलीज़ से मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं उस हुँ, हुँ। सब्जेक्ट पे काम करूँगा और मेरी अगली फ़िल्म का नाम ही है द डायरी ऑफ मणिपुर बिकॉज़ ऑफ मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो देश दुनिया जिन पे बात करने से कतराते हैं, लोग बचते हैं कि कहीं हमारी बात किसी को बुरी ना लग जाए। तो मैं चाहता हूँ मैं उसको मुखर होके बोलूँ, लोगों के सामने लेके आऊँ। वैसे आपने अभी कहा कि आप उन फ़िल्मों को सामने रखना चाहते हैं जिस पे लोग बात करने से जी, कतराते हैं। बिल्कुल। तो आपने जब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की शूटिंग स्टार्ट की, आपने बताया कि आपने बंगाल में जाकर भी इसके लिए जी, काम किया, जी, शूट किया वहाँ जी। पे। तो आपको तब के बंगाल में और अब के बंगाल में क्या कोई हाँ। डिफ़रेंस नज़र आता है? बहुत फ़र्क है और 15 सालों में तो वहाँ की दुनिया बदल चुकी थी। और अगर मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया हुआ था, अगर मैं बाहर घूमने के लिए नहीं निकलता, बॉर्डर एरिया में अगर घूमने नहीं निकलता, तो शायद एक बार मेरे दिमाग में आता नहीं कि मुझे इस पे काम भी करना चाहिए। वहाँ आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी बस्तियाँ, बहुत से ऐसे गाँव और तो और जो बंगाल से टच करता हुआ और त्रिपुरा से टच करता हुआ जो एरिया है वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ, ऐसी जगह हैं, ऐसे नदियों के किनारे लोग आके बसे हुए हैं, गाँव बना लिए हैं लोगों ने, जिनके बारे में अभी तक 10-15 साल पहले उनका कुछ था ही नहीं। तो आप सोचिए कि इस तरह जो हमारे देश के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारे यहाँ जो हमारे संसाधन हैं हमारे अपने देशवासियों के लिए, वहाँ पे जी। आकर विदेशी लोग आके बस रहे हैं और तो और उनको तुरंत आते ही उनको आधार कार्ड और सबसे पहले उनको वोटर आईडी दिया जाता है, ताकि उनको ये पता है कि उन्हें किसको वोट देना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं और ये हमारे लिए ही नहीं मतलब बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरनाक है। तो मैंने इस मुद्दे को इसीलिए उठाया कि ताकि एक जागरूकता आए और लोगों में शायद इसके फ़ेवर में कुछ एनवायरनमेंट बने। तो जब आप ये फ़िल्म बना रहे थे, द जी, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये एक्चुअली ऐसे सीरियस कंटेंट वाली फ़िल्म है ना कि अगर इन पे विवाद ना हो तो ये उसके बिना विवाद होना लाज़मी है। लेकिन क्या आपको जब आप ये फ़िल्म जी, बना रहे थे, आपने देखा द कश्मीर फाइल्स पे जी, कितनी जी। कंट्रोवर्सी हुई, केरल स्टोरी पे हुई, तो आपको कोई डर था या कोई सवाल था? क्या कभी ऐसा लगा कि ये फ़िल्म नहीं बनानी चाहिए? और जो हाल-फिलहाल में आपके साथ घटनाएँ हुई, हुँ। बंगाल जाने के जी, बाद, फिर जी। वहाँ से आने के बाद, तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट हुँ। आपको एक बार सोचना चाहिए था इस पर? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी इतनी मतलब इनसिक्योर मेरे लिए नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे एक दिन ख़त्म होना है और मैं घर के अंदर नहीं बैठा रह सकता कि बाहर दुनिया में आग लगी हो और मैं अपने घर में जी। शांति से बैठा रहूँ, मैं वैसा मेरा नेचर ही नहीं है। तो डर तो मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, तब मुझे डर लगने लगा जब मेरी फैमिली डिस्टर्ब होने लगी और सबसे बड़ा डर मुझे उस दिन लगा जब मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके मेरी माँ बीमार रहती है बहुत और उस एक हाथ उसका पैरालिसिस हो गया है। उसने मुझे फ़ोन करके कहा और वो बात सुना तो मेरी आँखों में आँसू आ गए। उसने कहा कि भैया मैंने 50,000 रुपए का इंतज़ाम किया है कहीं से और उसको ममता दीदी को दे दो जाके और बोल दो ये सब केस वेस ख़त्म कर दें। तो ये डर मेरे लिए बहुत बड़ा था। इस डर के आगे सारे डर तो ख़त्म हो गए कि मेरा फैमिली, मेरा परिवार भी डिस्टर्ब होने लगा। उन्हें क्या मालूम कि ममता बनर्जी कौन है? उन्हें लगा कोई होगा उसको पैसे दे देंगे तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो इस ग्राउंड लेवल पर जब हम चले गए जहाँ पर हमारे घर में प्रॉपर्टी बिकने लगी और बच्चों के गुल्लक टूटने लगे, तो ये डर हमें ज़्यादा लगने लगा बिकॉज़ ऑफ इसके लिए कि जान पे आ गई हो। जान पे तो आई बिल्कुल। अभी, मेरे पे जी। हमला हुआ, हुँ। अभी भी मेरा हाथ ये आधा काम नहीं करता है लेकिन ये डर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मेरे लिए डर सबसे बड़ा वही था जो
जो इनोसेंट चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में और छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे दिल को बहुत कचोट रही थी, इसी वजह से मैं सब दुनियादारी छोड़ के मुझे लगा कि या तो मैं कुछ तो करूँ या खुद को ही ख़त्म कर लूँ, कुछ भी करूँ मतलब ताकि ये चीज़ें, ये झंझट, इनसे मुक्ति मिल जाए। मेरा फैमिली तो कम से कम सेफ हो जाए। तो ये एक रहा है। बस ये है कि मतलब खुद के डरने जैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि मैंने सब सोच समझ कर इन चीज़ों को हाथ में डाला था मतलब कि मुझे पता था कि दिक्कत होने वाली है। प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम मुझे फेस करनी, अकेले फेस करनी है और मैंने किया, अकेले ही फेस किया। कंगना लेकिन जी ये के अलावा सारी बाकी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा मेरी लाइफ में। लेकिन ये हाँ। सारी टेंशन तब दूर होती हुई नज़र आई जब हुँ। फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तो लिमिटेड स्क्रीन्स पे हुई जी, थी। जी, जी। लेकिन धीरे-धीरे अब दिख रहा है कि फ़िल्म को हाँ, लोग प्यार कर रहे हैं, हाँ। पसंद कर रहे हैं और जी। जानना चाह रहे हैं कि वो बंगाल क्या है, जी, कैसा है जो जी, जी, उनको जी, नहीं जी, पता बिल्कुल। है। बहुत अच्छी बात की करिश्मा जी आपने, जबकि फिर जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उस वक़्त बहुत से कम्युनिस्ट और वामपंथी लोग आके वीडियो बना के तमाम तरह का उल्टा-सीधा बोल के फ़िल्म में ऐसा है, वैसा है, बकवास है, क्योंकि उन उसमें तो कुछ लगता नहीं, ज़ुबान है अपना चला दिया उन्होंने। लेकिन जो पब्लिक, जो दर्शक फ़िल्म देखकर निकल रहे हैं, उनको तो आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल। ऑडियंस जो आ रही है बाहर, वो एप्रिशिएट कर रही है और मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की 3 साल, वो एक पल में ख़त्म हो जा रही चीज़ें क्योंकि जब मैं ऑडियंस के का ऑब्ज़र्वेशन देखता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ और उनका ओपिनियन लेता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे लगता है कि एक-एक शब्द उनका मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड जैसा लगता है और मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है। वैसे अगर हम इस फ़िल्म से हट के अगर कुछ हाँ बात जी। करें, जी। तो आजकल हेमा कमेटी रिपोर्ट बहुत हाँ, चर्चा हाँ। में जी। है। हाँ जी, हाँ तो जी। एज़ अ डायरेक्टर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें जैसे मान लो मलयालम सिनेमा हो गया या बंगाली सिनेमा, कहीं कहीं का भी सिनेमा हो, हर जगह ऐसी चीज़ें होती हैं। हमें ज़रूरत है कि हमें किसके साथ काम करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जिस तरह के हो, आपके जैसा आदमी भी मिलेगा काम करने वाला। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैसे हमारे बॉलीवुड में भी मी टू चला था पिछले हुँ, उस दौरान भी बहुत सारी चीज़ें आई लोगों के सामने, कौन बहुत आदमी सारी कैसा है। एक्ट्रेसेस आई हाँ, थी बिल्कुल। सामने। तो उसी का एक दूसरा पार्ट है, मैं तो ये कह सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें जागरूक होने की, कि ऐसी घटनाएँ क्यों हो जाती हैं। या तो हम कहीं न कहीं उसके लिए ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि हम भी कुछ छूट दे देते हैं किसी चीज़ों के लिए, या फिर हमारा माहौल ऐसे बन जाता है, हमारे आस-पास वैसी चीज़ें होती हैं हमेशा, ताकि हम भी, हमारा माइंडसेट उस तरफ चला जाए। लेकिन अगर हमें काम करना है, एक्चुअल में हम सिनेमा बनाने गए हैं, तो मैं अपनी शर्तों पे जैसे मैं काम करता हूँ, चाहे लड़की के लिए हो या हमारे लिए आदमी के लिए हो, तो मैटर ये करता है कि आप अगर करना चाहते हैं कुछ अपने तरीके का, तो अपने पर आप रिजिड रहिए। आपको अपने उसूलों से समझौता नहीं करना है और आपको सक्सेस मिलेगा क्योंकि दुनिया बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है, आप जैसे लोग भी मिलेंगे आपके साथ। और अगर इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, मी टू जैसा या जो अभी आपने बताया, तो ये बॉलीवुड के लिए क्या, सिनेमा के लिए, सबके लिए शर्मनाक है। और वैसे है, सब हर इंडस्ट्री में है, लेकिन चूँकि ये ग्लैमर की दुनिया है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। जैसा कि आपने बताया कि आपको किसी और सेलिब्रिटी से सपोर्ट नहीं मिला था जी, इस फ़िल्म के लिए जी, सिवाय कंगना के। जी। तो उन चीज़ों को देखते हुए एज़ अ डायरेक्टर आपके लिए फिर आगे चल के कितना मुश्किल हो जाता है बॉलीवुड में किसी फ़िल्म को बनाना या किसी स्टार के साथ काम करना? देखिए, ये सवाल कई बार लोगों ने पूछा कि आप स्टार कास्ट और ये सब, तो स्टार कास्ट वगैरह मेरे लिए मैटर नहीं करती, पहली बात तो। और ना मैं किसी स्टार कास्ट के पीछे भागने वाला हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा मुद्दा है, वो स्टार कास्ट है। वही मेरे लिए स्टार है। आज पूरे देश में हमारी फ़िल्म की तारीफ़ हो रही है, इसमें कोई सलमान खान, शाहरुख खान तो है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि स्टार कास्ट के पीछे वो लोग भागते हैं जो जिनको इनसिक्योर होते हैं, जिन्हें अपने टैलेंट पे, अपनी चीज़ों पर भरोसा नहीं होता है। उन्हें लगता है कोई एक्टर आ जाएगा और उनकी बेड़ा पार कर देगा, उनकी नैया पार लगा देगा। तो वो अलग चीज़ हो जाती है और दूसरी बात ये, जहाँ तक इनसिक्योर फ़ील होने की, तो इनसिक्योर मैं कभी फ़ील नहीं करता और मैं उस भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता हूँ, बॉलीवुड जिस रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि वो खुद अपने पतन की तरफ जा रहा है। बॉलीवुड में आप देखिए कि 90% फ़िल्में बनना बंद हो गई और सारी फ़िल्में आ रही, सब कोई कोई रीमेक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। 4-400 करोड़, 5-500 करोड़ की फ़िल्में 10 करोड़ कमा के जा रही हैं। 10 करोड़ लागत भी नहीं वसूल कर पा रही हैं। तो ऐसे बॉलीवुड से मुझे क्या डरना? मुझे तो ये है कि भई मैं अपनी स्टडीज़ के हिसाब से काम करूँगा। हाँ, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ऐसे लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर वो आपके एंटी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एंटी तो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। अब कंगना जी ने अगर मेरा साथ दिया तो ये गिरोह और बड़ा हो जाएगा क्योंकि बॉलीवुड में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे कल्चर को ख़राब करने के लिए, हमारे नशा सिखाने के लिए, बच्चों को सेक्स परोसने के लिए, इस तरह की फ़िल्मों को बढ़ावा देते हैं और 10% अभी लोग ऐसे हैं जो जाग रहे हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम जैसे लोग हैं। तो अभी ये परसेंटेज बहुत कम है और हमें अपने आप को ही बचा के, अपनी चीज़ों को सेव करके, अपने तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है।
और डर मुझे बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है सब कायर लोग हैं वहाँ। कभी भी किसी अच्छे मुद्दे के लिए सामने नहीं निकल के आते हैं, तो उन्हें क्या, उनको अपने घर में जीने दीजिए। तो द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के ज़रिए आप कोई संदेश है जो युवाओं को देना चाहते हैं? देखिए, हमारा युवा आज सबसे ज़्यादा भटका हुआ है। इसलिए भटका हुआ है क्योंकि उसे एजुकेशन वो नहीं मिली है, जो एक्चुअल मिलनी चाहिए। उसे अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में पता ही नहीं होता है। अभी मैं किसी से पूछा, बात हो रही थी किसी लड़की से मेरी, तो उसने बताया कि जो है, मैंने बताया कश्मीर में क्या हुआ था, उसको पता ही नहीं कश्मीर में क्या हुआ। इवन मैंने पूछा कि भाई प्राइम आपके प्रेज़िडेंट का नाम बता दो आप, तो उसको प्रेज़िडेंट का नाम नहीं मालूम है और इंग्लिश बोल रही है बहुत फर्राटे के साथ। आप ये सोचिए कि जो अपने देश के राष्ट्रपति का नाम उसको मालूम नहीं है। उसे ये नहीं पता कि जेनोसाइड क्या होता है, क्या हुआ था कश्मीर में, उसे कुछ नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि हमारा युवा जो है ना, उसे अपने कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने सनातन को थोड़ा-सा तो समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो ये दिशाहीन हो जाएँगे। और अपनी फ़िल्म के माध्यम से मैंने ख़ास तौर पे उन लड़कियों को जो बहुत जल्दी जिन्हें अपने अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने देश के इतिहास इतिहास के बारे में नहीं पता है, उन पर मैंने फ़ोकस करने की कोशिश की है, उन्हें बताने की कोशिश की है कि अगर आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं, जो आपको नहीं पता है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो बेसिक चीज़ें मैंने उन्हें समझाया है इस फ़िल्म के ज़रिए। अगर लड़कियाँ फ़िल्म, अभी कल हमारी अलीगढ़ में सारी लड़कियों के साथ हाउसफुल था शो, सिर्फ़ लड़कियाँ गई देखने के लिए। ऐसा कोई ऑर्गनाइज़ेशन था, उन्होंने पूरा बुक किया था। फिर आज सीतापुर में ऐसे ही है। तो ख़ास तौर पे महिलाएँ और लड़कियाँ, उनको एक अच्छा मैसेज मिले और वो हमारे देश के लिए, जो कि वो बोन है, बैकबोन है हमारे लिए। और महिलाओं से ही देश चलता है, उन्हें बच्चे होते हैं, उन्हें संस्कार मिलते हैं, वहीं से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज हमारा देश जो है ना, वो भ्रमित हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एजुकेशन है, उस पर भी थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा एजुकेशन हमारे बेसिक चीज़ों का, हमारे रूट्स पे फ़ोकस नहीं कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से ये फ़िल्म हमारी कई चीज़ों को टच करती हुई जाती है, जिसमें हमारा युवा वर्ग के लिए बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ऐसा कोई सीन रहा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप किसी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं, जी, चाहे जी। कोई एक्टर हो या डायरेक्टर हो, हाँ, हाँ, तो हाँ। कोई एक सीन ऐसा ज़रूर अटक के रह जाता है जो या तो आपके दिल को छू जाता है या आपको सीन में वो दर्द फ़ील होता है। तो जी। इस शूटिंग के दौरान आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई याद जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे लोगों से? दरअसल हाँ, एक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है सवाल, और आप फ़िल्म में देखेंगे तो भी अच्छा लगेगा आपको। हम लोग जहाँ शूटिंग कर रहे थे, वो जगह थी ऐसा कि वहाँ पर सारे जो मतलब अ, धार्मिक कट्टरपंथी टाइप के लोग वहाँ पे रहते थे। हमारे साथ मजबूरी ये थी कि हमें वहीं पर फ़िल्म को शूट करना था, और ये चैलेंज था बहुत बड़ा। और दूसरी चीज़ ये थी कि क्राउड था, पब्लिक थी, उनको सँभालना और पब्लिक के बीच में ऐसी चीज़ें शूट करना जिसके लिए अगर ज़रा-सा भी किसी को पता चल जाए तो वहाँ पर कोई ज़िंदा बच के आने वाला नहीं था। और कम से कम 500 तलवारें थी हाथ में, सबके। और इसमें कुछ ओरिजिनल थी, कुछ डमी थी। डमी भी तलवार ऐसी होती है, एकदम डमी नहीं होती, प्लास्टिक की भी है, अगर कहीं लगेगा तो कट जाएगा, उस वैसा माहौल था पूरा। और वो तलवारबाज़ी का जो सीन मैंने शूट किया है रात में, वो मेरे लिए बड़ा यादगार और बड़ा वो, मतलब जब भी मैं देखता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हम लोगों ने किया। और वहाँ पर हम लोगों ने सारे डायलॉग्स को, जैसे पहले आपको बताया ना कि म्यूट वाले अंदाज़ में हम लोगों ने उनको रिकॉर्ड किया और गाना इतना तेज़ से बजाया उन लोगों के फ़ेवर में कि सारे लोग नाचने लगे, पूरी पब्लिक। और मैंने उसको बड़े तरीके से, अपने तरीके से क्लेवर माइंड लगा के उसको शूट किया। और बाद में जब लोगों को पता नहीं चला, मेरी यूनिट को भी नहीं मालूम होता कि आखिर हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं। बाद में जब मैंने उसको एडिट किया और उसके बाद उसमें साउंड मिक्स किया, जब मैंने वॉइस डब किया, तब लोगों को पता चला अच्छा इसका मकसद ये था। तो वो सीन मैं जब कभी भी अपनी फ़िल्म का देखता हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें, उस रात की जो घटनाएँ हैं, हालाँकि बहुत कम है उसका ड्यूरेशन, मेरे ख़्याल से आधा मिनट का ही होगा, लेकिन पूरी रात लगा था। और वो आज भी मेरे लिए, मतलब मेरी लाइफ़ में जब अभी 10-12 फ़िल्में जो मैंने की हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग दिन था और सबसे बड़ा चैलेंजिंग सीन था मेरे लिए वो। फ़िल्म रिलीज़ होने के पहले आपको वैसे ही बहुत धमकियाँ मिल रही थी। फिर जी। फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद भी क्या आपको फ़ोन कॉल्स आए, धमकियाँ मिली? दरअसल फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद तो ये सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़िल्म देख कर आ रहे हैं, जिनको अपनी चीज़ें पसंद नहीं आ रही, मतलब उन्हें सच्चाई पसंद नहीं आ रही, ख़ास तौर पे बंगाल से। तो बंगला में लिखे हुए बहुत सारी चिट्ठियाँ, बहुत सारे मेल मुझे आते हैं, तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता और मैं उनको ट्रांसलेट करके पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। बिकॉज़ अब आदत हो गई है इन सब चीज़ों की कि मतलब ये रोज़ इस तरह की चीज़ें आना, धमकी आना, फ़तवा आया पाकिस्तान से, कराची से मुझे 1 करोड़ रुपए का इनाम है कि मतलब गर्दन काट दी जाए। तो मैं तो अब उस मूड में हूँ कि गर्दन आएगी तभी मैं कुछ सोचूँगा, उससे पहले तो बाकी सब चीज़ें चल ही रही हैं। और फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद ये सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया है।
लेकिन मैं इन पे कभी ध्यान नहीं देता हूँ। धमकी वाले धमकाते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि क्यों लोगों को बंगाल पर बनी ये फिल्म देखनी चाहिए। सनोज जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू, हमारे थैंक यू। प्लेटफॉर्म पर आने के लिए।